हेलो सीए एंड सीएमए फाइनल एस्पिरेंट्स। जो आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो के अंदर अपन 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। ये तीनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी के कारण स्टूडेंट्स छोड़ करके चले जाते हैं और दुख की बात यह है कि इन तीनों से मिला करके लगभग 8 to 10 मार्क्स तो आपके आते ही है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आज हम लोग बहुत क्विक तरीके से इसका रिवीजन करेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं सारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा जो आपको एटलीस्ट आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में जरूर हेल्प करेगी एंड डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आप जा करके एग्जाम के अंदर इन 8 से 10 मार्क्स को अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो यार, हम लोग बात करेंगे बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है? ब्रॉडली बिजनेस ट्रस्ट 2 ही टाइप के होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को हम रीट बोलेंगे और दूसरे वाले को हम इन्विट बोलेंगे। इन्हें सेबी रेगुलेट करती है। देखो यार, स्ट्रक्चर कैसा होता है, जनरली क्या होता है ना, एक कोई स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्पॉन्सर होते हैं, वैसे रीट इन्विट के लिए भी स्पॉन्सर होते हैं। स्पॉन्सर्स वो होते हैं जिनको रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाना होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इन्विट, जिसके अंदर ये जनरल पब्लिक से पैसा लेते हैं, इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, अपने पैसे लगाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो रीट होता है ना, ये एक एसपीवी फॉर्म करता है, जो एसपीवी जनरली एक डोमेस्टिक कंपनी ही होती है। ठीक है, ऑल्दो ये एलएलपी भी हो सकती है बट मेजरली ये कंपनी ही होती है, ये एसपीवी। और फिर ये एसपीवी क्या करती है, ये एसपीवी इन्वेस्ट करती है इन इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गए, जैसे पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स। एंड रियल एस्टेट क्या हो गए, फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट मॉल बना दिया, अब उस मॉल से रेंटल इनकम आ रहा है, वो रेंटल इनकम ऊपर रीट के पास जाता है, जो रीट फिर ऊपर अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 2-3 बातें मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं। एक है, ऑल्दो ये जस्ट मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं बिकॉज ये वीडियो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। एसपीवी के अंदर जो रीट होल्ड करेगी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 50% इक्विटी होल्ड करना ही पड़ेगा, वोटिंग पावर। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है, जो एसपीवी आपके इनकम जनरेटिंग असेट्स में इन्वेस्ट करेगी 80% ऐसे होने पड़ेंगे जो रियल एस्टेट इनकम जनरेट करती है। मैक्स टू मैक्स 20% आप डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज में कर सकते हो जिसके इनकम फ्यूचर में आएंगे, लेकिन 80% हैज टू बी जहां पे ऑलरेडी आज के दिन में इनकम आ रहा है। ठीक है, देखो ये हो गई कॉन्सेप्ट की बात और ब्रॉड रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात, लेकिन एग्जाम में आपको टैक्सेशन पूछा जाएगा। टैक्सेशन के ऊपर आते हैं। देखो टैक्सेशन ना मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा बिजनेस ट्रस्ट का, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मिल जाएगी, सो प्लीज 100% फोकस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो टैक्सेशन ना 2 पार्ट में होगा। एक होगा कि जो इनकम यहां पर आई, वो इनकम यहां पर गई, वो इनकम यहां पर गई, ये हो गई कि इन्होंने अपने बिजनेस से क्या इनकम कमाया। और एक होता है कि इन लोगों ने जो बिजनेस ट्रस्ट के अंदर यूनिट्स होल्ड करके रखे हैं, जब ये इस यूनिट्स को ट्रांसफर करेंगे तो इनके ऊपर क्या कैपिटल गेन्स बनेगी। ठीक है, मैं पहले जो छोटा वाला पार्ट है उसे करा लेता हूं बिकॉज एक बार मैं इनकम वाला चीज में गया वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने, आप देखोगे कन्वेंशनली जिस तरीके से बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैंने यहां पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाया है। देखो क्या है, इन लोगों ने जो यूनिट्स में इन्वेस्ट किए, ये इन यूनिट्स को जब ट्रांसफर करेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स बनेगा बिकॉज दीज यूनिट्स आर कैपिटल असेट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 14। नाउ द पॉइंट इज, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसफर करने का क्या है, देखिए जिनके एग्जाम्स Jan 26 में है या फिर December 25 में सीएमए वालों का, उनके लिए प्रीवियस ईयर है 24-25, तो उनके लिए ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर कब हो रहा है, क्या वो बिफोर 23 जुलाई 2024 हो रहा है या ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 हो रहा है। इसीलिए आप देखोगे मैंने ये बाइफर्केशन किया है। अगर किसी का उसके बाद के अटेम्प्ट्स में एग्जाम है, उनके लिए बाइफर्केशन उतना रेलिवेंट नहीं है। तो देखिए, जो आप यूनिट को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आपका बिफोर 23 जुलाई 2024 हो रहा है, यानी कि जो पहले हुआ करता था, उसमें क्या है, उसके अंदर होल्डिंग पीरियड जो देखा जाता था यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के लिए, अगर लिस्टेड है
और एसटीटी पे हुआ है तो 36 मंथ्स देखा जाता था, अगर अनलिस्टेड है तो भी 36 मंथ्स देखा जाता था। यानी कि बिफोर 23 जुलाई अगर ट्रांसफर हुआ है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, वरना वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो फिर 10% होगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख टैक्स, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो 15% होगा। अगर अनलिस्टेड है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 20% पर जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एंड एसटीसीजी नॉर्मल रेट्स पर ही जाएगा। लेकिन ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 दो क्रिटिकल अमेंडमेंट्स आ गए। क्या? लिस्टेड 36 से बन गया आपका 12 मंथ्स और अनलिस्टेड 36 से बन गया आपका 24 मंथ्स। अब क्या है, ये वाला रेट्स भी जो है ये भी चेंज हो चुका है, 112A वाला। इसके अंदर क्या है, 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख हो गया, जो पहले था 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 20%, अगर अनलिस्टेड है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल रेट्स की तरह ही टैक्स होगा। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये चीजें मेन बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड टैक्सेशन नहीं है, ये है एंसिलरी टैक्सेशन कि जिन्होंने यूनिट्स में डाला उनके लिए क्या है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि समझिए, ये जो स्पॉन्सर था जब इसने सिर्फ एसपीवी में इन्वेस्ट किया था, जब तक इसने ट्रस्ट नहीं बनाए थे, ठीक है, तब तक क्या थे, इसके सारे शेयर्स इस स्पॉन्सर के पास थे। ठीक है, अभी स्पॉन्सर को ट्रस्ट बनाना था तो स्पॉन्सर ने क्या किया, कुछ लोगों को अपने संग जोड़ा, उनसे कुछ पैसे कलेक्ट किए, एक ट्रस्ट बनाया, और अब उसने क्या किया, उसने अपने जो शेयर्स थे एसपीवी के उसको इस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए और बदले में ट्रस्ट के यूनिट्स अपने पास ले लिए। तो इन अ वे आप देखो तो उसने क्या किया है, उसने एसपीवी के शेयर्स को ट्रांसफर किया है इन एक्सचेंज फॉर द यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। द क्वेश्चन इज कि 247 के अंदर जो हम ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके अंदर एक टर्म आता है एक्सचेंज। क्या ये जो एक्सचेंज हुआ ये ट्रांसफर माना जाएगा, और क्या इस स्पॉन्सर के हाथ में कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा? सो द आंसर टू दैट इज कि इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। जो नेचुरल दो क्वेश्चन हम हमेशा इस केस में आंसर करते हैं वो है नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी यूनिट्स की, तो यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी जो कॉस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ एसपीवी थे ये। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से काउंट होगा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा शेयर्स ऑफ एसपीवी को जब से अक्वायर किया गया था तब से। तो दोस्तों ये थी हमारे ट्रांसफर की कहानी। अब आ जाते हैं कि यहां से जो इनकम यहां गया, ये इनकम यहां गया और ये इनकम यहां गया, इसकी टैक्स की कहानी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ना मैंने पूरे एक सिंगल पेज के अंदर समराइज किया है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट्स नहीं रहेगा। इस एक पेज को एक बार मेरे संग एकदम इत्मीनान से देख लो। ट्रस्ट में मैंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसे समराइज किया है, क्योंकि इसी चीज को रखते हुए किया कि अब आपके एग्जाम सिर्फ 1 महीने दूर है। अभी तक भी अगर किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर से डर लग रहा था तो मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो के बाद उसे डर भी ना लगे। देखिए समझिए, 1023 FC, सेक्शन 115 UA और 1023 FD, ये 3 बिजनेस ट्रस्ट के टैक्सेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जब ये एसपीवी से कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड इस रीट को जाता है ना, वो हमेशा रीट के लेवल पर एग्जेम्प्ट होता है। थोड़ा सा अगर मैं 1 मिनट खाली आपको बैकग्राउंड दूं ना, तो देखिए बैकग्राउंड क्या है, गवर्नमेंट को इस टाइप के रीट्स को बढ़ाना है, इन्हें बढ़ावा देना है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सॉर्ट ऑफ पास थ्रू स्टेटस दे दिया। पास थ्रू का मतलब क्या है कि यहां पर टैक्स नहीं लेंगे, हम यहां पर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए चीज को समझिए, जब एसपीवी से डिविडेंड मिलता है वो रीट के लिए, इनविट के लिए एग्जेम्प्ट होता है, वो यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होता है। लेकिन यहां पर एक कैच है। कैच क्या है उसे समझिए। ये एसपीवी जो है, इस एसपीवी के पास देखिए 2 ऑप्शन है, या तो ये सेक्शन 115BAA के अंदर कंसेशनल रेट पर टैक्स भर दे, और या फिर ये नॉर्मल प्रोविजंस के तहत 25% या 30% एज द केस में भी टैक्स भरे। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, देखिए जहां पर एसपीवी ने नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स भरा है ना, वहां पर क्या है, रीट और इनविट के लिए तो एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर के लिए भी एग्जेम्प्ट है। डिविडेंड की अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। लेकिन जहां पर एसपीवी ने कंसेशनल टैक्स रेट ले लिया, वहां पर जैसा मैंने पहले बोला था कि रीट और इनविट के लिए तो अभी भी, बिजनेस ट्रस्ट के लिए तो अभी भी एग्जेम्प्ट रहेगा डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, लेकिन यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स हो जाएगा।
अब आपका बट नेचुरल क्वेश्चन यही आएगा कि सर जब यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स हो रहा है तो जब रीट यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो फिर उसे टीडीएस काटना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पहले समझते हैं टैक्स किस रेट पर होगा एंड टीडीएस कितना रहेगा। तो वो देखो, वो मैंने ना नोट 1 पर ही दे दिया कि देखो अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को जा रहा है तो 10% के रेट पर टैक्स होगा डिविडेंड। अगर रेसिडेंट को जा रहा है तो जो स्लैब रेट्स उसको लगते हैं उसी के ऊपर होगा, जो भी उसको नॉर्मल टैक्स रेट लगते हैं स्लैब रेट्स लगते हैं। जब ये टैक्स हो रहा है तो टीडीएस भी काटना पड़ेगा। टीडीएस के लिए देखो 0.6 है। टीडीएस में मैंने क्या दिया, इधर पढ़ो इसको। टीडीएस के लिए डिविडेंड का यूनिफॉर्म रेट है 10%, 194 LBA के अंदर। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर एसपीवी ने कंसेशनल टैक्स रेजिम ऑप्ट ही नहीं किया है, नॉर्मल प्रोविजंस पर दिया है, तब तो रीट, इनविट और यूनिट होल्डर, ट्रस्ट और यूनिट होल्डर दोनों के लेवल पर एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर एसपीवी ने ऑप्ट कर लिया कंसेशनल रेजिम के लिए तो ट्रस्ट के लेवल पर तो एग्जेम्प्ट अभी भी रहेगा, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स हो जाएगा। टैक्स होगा किस रेट पर, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 10% पर, रेसिडेंट है तो फिर रेट्स इन फोर्स पर, नॉर्मल रेट्स पर। टीडीएस कैसे काटेंगे, टीडीएस 194 LBA में 10% पर ही कटेगा, चाहे नॉन रेसिडेंट हो चाहे रेसिडेंट हो। पॉइंट क्लियर है। आपका क्वेश्चन आएगा सर ये तो डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी की बात हुई ना, बाकी डिविडेंड अगर अदर देन फ्रॉम एसपीवी है, यस, अगर अदर देन फ्रॉम एसपीवी है तो फिर वो ट्रस्ट के लेवल पर ही टैक्स होगा। एक कार्डिनल प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा और प्लीज इस बात को बहुत गौर से सुनिए। कार्डिनल प्रिंसिपल ये है, टैक्स दो में से किसी एक लेवल पर ही होगा, या तो ट्रस्ट के लेवल पर टैक्स होगा या यूनिट होल्डर के। इसीलिए आप देखोगे जहां पर यहां पे टैक्सेबल है वहां पर यहां पे एग्जेम्प्ट है, जहां पर यहां पे एग्जेम्प्ट है वहां पर यहां पे टैक्सेबल है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि यहां पर भी टैक्सेबल है, यहां पर भी टैक्सेबल है, यहां पर भी एग्जेम्प्ट है, यहां पर भी एग्जेम्प्ट है, हो ही नहीं सकता है। तो आपको, आप सोच रहे हो कि अरे सर ने इसको रट लिया है क्या, हमें इसे रटना है क्या? एकदम भी रटना नहीं है, खाली ये समझते चलना है कि कौन सा किस लेवल पर टैक्स होगा। दोनों लेवल पर कोई भी चीज टैक्स नहीं होगी। तो मैंने क्या बोला, अगर एसपीवी से आ रहा है तो वो इधर एग्जेम्प्ट है, इधर टैक्सेबल है। अगर अदर देन एसपीवी से आ रहा है तो वो इधर टैक्सेबल है, इधर एग्जेम्प्ट है। अब आते हैं सेकंड, इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट की भी कहानी सर बिल्कुल ऐसी ही है। अगर एसपीवी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल है। अगर अदर देन एसपीवी से इंटरेस्ट आ रहा है तो वो ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल है, यूनिट होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट है। जो इंटरेस्ट एसपीवी से मिल रही है उसके ऊपर 1 मिनट, जैसे डिविडेंड जब एसपीवी से मिली और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स हुई तो हमने टीडीएस भी बताया कि कितने रेट पर कटेगा, और हमने ये भी बताया कि रिसिपिएंट के हाथ में क्या टैक्स लगेगा। तो सेम डिविडेंड के लिए भी करते हैं। तो यहां पर क्या है, मैंने नोट 2 दे दिया। आ जाइए नोट 2 पर। नोट 2 देखिए क्या बोल रहा है। नोट 2 ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है, अब वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए 5% पर होगा, रेसिडेंट के लिए नॉर्मल टैक्स रेट्स। तो आप देख रहे हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों रेसिपिएंट के लिए नॉर्मल टैक्स रेट्स पर है। डिविडेंड नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए 10% पर है, इंटरेस्ट 5% पर है। टीडीएस का क्या है, टीडीएस का भी सर सेम है। आप देखो टीडीएस क्या बोलता है, टीडीएस ये बोलता है कि जो इंटरेस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के ऊपर 5% है तो टीडीएस भी 5% पर होगा। रेसिडेंट के लिए नॉर्मल टैक्स रेट्स पर है तो रेसिडेंट को हमने 10% किया है। ऊपर भी रेसिडेंट के लिए नॉर्मल टैक्स रेट था, डिविडेंड के लिए भी हमने रेसिडेंट को 10% पर ही दिया था। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी आते हैं, इंटरेस्ट की बात हो गई, डिविडेंड की बात हो गई। अब बात करते हैं रेंटल इनकम के ऊपर। रेंटल इनकम पर बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। रेंटल इनकम देखिए ब्रॉडली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जो आपका रीट है, रीट ने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया, किसी एसपीवी के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जहां पर रीट ने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया उसे हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे, और जहां पर एसपीवी ने इन्वेस्ट किया और एसपीवी ने रेंटल इनकम ऊपर दिया, इसे हम अलग तरीके से देखेंगे। आइए, और माइंड यू सिर्फ और सिर्फ रीट के केस में तो क्या है, जो सेकंड सिनेरियो था कि एसपीवी ने रेंटल इनकम कमाया और रीट को दिया या इन्विट को दिया, वो ट्रस्ट के ही लेवल पर टैक्स होगा और यूनिट होल्डर के लेवल पर एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन जो रेंटल इनकम ओन्ड डायरेक्टली बाय रीट है वो क्या है, वो रीट के लेवल पर एग्जेम्प्ट है और यूनिट होल्डर के लेवल पर टैक्स होगी। फिर से मैं बोलता हूं, अगर एसपीवी से रूट होकर के आ रहा है तो ट्रस्ट के ही लेवल पर टैक्स होगा, यूनिट होल्डर के लेवल पर एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन
अगर रीट ने डायरेक्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की थी और रीट डायरेक्टली इनकम कमा रहा है तो वो रीट के लेवल पर एग्जेम्प्ट होगा, यूनिट होल्डर के लेवल पर टैक्स होगा। जब टैक्स होगा तो किस रेट पर होगा? चाहे नॉन रेसिडेंट हो चाहे रेसिडेंट हो, नॉर्मल टैक्स रेट्स पर ही होगा। एंड इधर भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत है। कैसे? नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए जो रेट इन फोर्स है वो बिकॉज नॉर्मल टैक्स रेट्स पर ही हो रहा है, रेसिडेंट के लिए 10% है। तो आपको अगर मैं एकदम सिंपल बोलूँ ना टीडीएस का नियम, देखो जो रेसिडेंट है ना इसके लिए हर चीज जो टैक्स होगी वो नॉर्मल टैक्स रेट्स पर होगी और सारे के सारे टीडीएस 10% पर ही कटेंगे। आप देख लो, डिविडेंड है 10% पर, इंटरेस्ट है 10% पर, रेंटल इनकम है 10% पर। तो जिस चीज का आपको डर लग रहा है ना, पहला पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया। हमेशा एग्जाम में पैटर्न्स ढूंढिए। टैक्स के अंदर आप जितने ज्यादा पैटर्न्स ढूंढोगे मेमोराइज करना उतना सिंपल रहेगा। तो आप देखो, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेशन एट नॉर्मल रेट्स है, टीडीएस हमेशा एट 10% है। नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है? नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेशन होगा 10/5 नॉर्मल और टीडीएस क्या है? 10/5 नॉर्मल। अगेन आपको एक पैटर्न मिल गया, ठीक है। अभी आते हैं कि सर रीट ने जो इंटरेस्ट इनकम कमाया उसकी हमने बात कर ली, जो डिविडेंड इनकम कमाया हमने उसकी बात कर ली, जो रेंटल इनकम कमाया हमने उसकी बात कर ली। व्हाट अबाउट अदर इनकम्स? तो आइए अदर इनकम्स को अब देखते हैं। तो देखिए अदर इनकम्स क्या हो सकती है? कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स ना ऐसा है कि रीट के ही लेवल पर, सॉरी बिजनेस ट्रस्ट के ही लेवल पर टैक्स होगी एंड यूनिट होल्डर्स के लेवल पर एग्जेम्प्ट होगी। अदर इनकम जो है, अदर इनकम के अंदर अगर कोई ऐसी इनकम है जो बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्स होती है, तो जैसा मैंने पहले भी बोला था डबल टैक्सेशन कभी भी नहीं होगा, वो फिर यूनिट होल्डर के लेवल पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर कोई अदर इनकम है जो बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्स नहीं हो रही है तो हमेशा याद रखिएगा वो रीट इन्विट के लेवल पर एग्जेम्प्ट होगी, तो फिर यूनिट होल्डर उसे टैक्स देंगे। बेसिकली पास थ्रू का स्टेटस है यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल गेन्स के ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। कैपिटल गेन्स का देखिए पॉइंट समझिए। बिजनेस ट्रस्ट जो है, बिजनेस ट्रस्ट कैपिटल गेन्स के ऊपर किस रेट्स पर टैक्स पे करेगी? तो देखिए बिजनेस ट्रस्ट जो है ना वो कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स कैसे पे करती है? जो 112 है उसके अंदर 20% या 12.5%, 112 है 10% या 12.5% एज द केस में भी। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था 23 जुलाई ईयर एक ब्रेक हुआ हुआ यहाँ पर 24-25 प्रीवियस ईयर के अंदर। एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 है 20% या 15%। बाकी जितने इनकम टैक्स होते हैं वो सब किस पर जाएंगे? मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है? 30% है प्लस 37% का सरचार्ज है प्लस 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस है इज इक्वल टू 42.744%। ये रहा। लेकिन अगर ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम लिया हुआ है तो आपको भी पता है कि 30 प्लस जो सरचार्ज है उसे हम मैक्स टू मैक्स 25% पर कैप कर देते हैं, तो उस केस के अंदर 39% होगा, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या? कैपिटल गेन्स आप चेक करो किस नेचर की है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल गेन्स चेक करते समय पीरियड ऑफ होल्डिंग किसके पर्सपेक्टिव से लेंगे? बिजनेस ट्रस्ट के पर्सपेक्टिव से ही लेंगे। अगर इन रेट्स के अंदर गिरती है, स्पेशल रेट्स के अंदर जाती है तो स्पेशल रेट्स के हिसाब से करो, वरना सीधा मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स होगा। जैसा कि देखो मैंने आपको पहले भी बताया था एसपीवी के पास चॉइस है, या तो 115BAA लेने का या फिर 115BAA नहीं लेने का। अगर एसपीवी 115BAA लेती है तो भी देखो एसपीवी का इनकम तो उस केस में 115BAA के हिसाब से होगा, अगर नहीं लेती है तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से होगा। ये अभी हम बात कर रहे हैं एसपीवी के इनकम की, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट के इनकम पर इसका क्या इंपैक्ट आता है वो समझो। जब एसपीवी ट्रस्ट को डिविडेंड देती है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है पोस्ट टैक्स इनकम का, तो क्या होता है पता है? कभी भी ये याद रखना, ट्रस्ट के लेवल पर टीडीएस कट के पैसे नहीं आते। मतलब क्या? ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर्स को दे रही है और अगर कोई चीज यूनिट होल्डर्स के हाथ पे टैक्सेबल है तो ट्रस्ट टीडीएस काटेगी, लेकिन जब ट्रस्ट को कुछ मिलेगा तो भले ही वो ट्रस्ट के लेवल पर टैक्सेबल हो लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर ट्रस्ट रेसिपिएंट है कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब क्या? एसपीवी जब ऊपर देती है ट्रस्ट को वो डिविडेंड नहीं काटेगी। लेकिन आप एक चीज समझो यार, एसपीवी अगर मानो इनमें से कुछ लोगों ने डायरेक्टली भी एसपीवी में डाल करके रखा था और इनमें से कुछ लोग नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है
तो फिर क्या होगा, तो फिर 195 के हिसाब से ये जब इन्हें बांटेगी और इन्हें बांटेगी, इधर कोई टीडीएस नहीं होगा लेकिन इधर 195 के हिसाब से टीडीएस होगा। ठीक है, बस यही था। बिजनेस ट्रस्ट के अंदर 2-3 बातें छोटी छोटी हैं, मेजर जो था वो हमने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और है 56-12 का, बहुत ही शांति दिमाग से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, समझ में आ जाएगा एंड बिजनेस ट्रस्ट आपका खत्म हो जाएगा जिस चीज का आपको इतना डर लगा हुआ है। पहला क्या, बिजनेस ट्रस्ट को मैंडेटरीली रिटर्न तो फाइल करना ही है अंडर सेक्शन 139(4)(e). ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट जो भी इनकम ऊपर देती है, ठीक है, इट इज डीम्ड टू बी इन दी सेम नेचर जो एसपीवी ने इसे दिया था। मतलब क्या, मानो एसपीवी ने 100 रुपए कमाए थे, जिसमें से मानिए 20 का था डिविडेंड, ठीक है, 20 का था इंटरेस्ट और बाकी का 60 का था आपका मानो रेंटल इनकम। ठीक है, तो अगर मानो इसने इसको 80 ही दिया है तो 80 का भी ब्रेकअप ऐसे ही होगा, 80 का 20% 16 एंड बाकी आपका जो भी बच गया, ठीक है, कितना बच गया 48, तो 16 का माना जाएगा डिविडेंड, 16 का ही माना जाएगा इंटरेस्ट और बाकी के 48 का माना जाएगा रेंटल इनकम। ठीक है, ये एक पॉइंट थी। उसके बाद क्या है, एक कॉन्सेप्ट आती है 156(2)(12). ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मान करके चलते हैं ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है। ठीक है, ईयर 1 के अंदर एक है मिस्टर ए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स खरीदे ₹100 पर यूनिट के। ठीक है, अब क्या हुआ, ईयर 2 के अंदर बिजनेस ट्रस्ट ने मिस्टर ए को दिए मानिए 35 रुपीज, ईयर 3 के अंदर उन्होंने मिस्टर ए को दिए 45 रुपीज, ईयर 4 के अंदर उन्होंने मिस्टर ए को दिए मानिए 20 रुपीज और ईयर 5 के अंदर उन्होंने मिस्टर ए को दिए मानिए 50 रुपीज। ठीक है, अब देखिए ईयर 1 में क्या हो रहा है, ईयर 2 में क्या हो रहा है, मिस्टर ए को 100 रुपए के यूनिट खरीदे थे उन्होंने पहले, उनको 35 रुपए वापस मिले। क्या अभी तक मिस्टर ए के लिए रिकवरी हुई है? नहीं हुई है। तो 35 का जो भी नेचर होगा, मानो 35 डिविडेंड था, इंटरेस्ट था, तो अकॉर्डिंगली हमने जो ऊपर प्रोविजंस पढ़ी, इनके हिसाब से अगर टैक्सेबल होगा तो मिस्टर ए को टैक्स पे करना है, अगर एग्जेम्प्ट होगा तो मिस्टर ए को कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो ये हो गया। इस साल कुछ नहीं है। अगले साल क्या हुआ, आप एग्रीगेट करते जाओ कि कितने एग्रीगेट रिसीट्स मिस्टर ए को आ रहे, तो 35 45 बिकम्स 80। क्या 80 मोर देन 100 है? मिस्टर ए की कॉस्ट से ज्यादा है? नहीं है। इस साल भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब आया आपका ईयर 4। ईयर 4 के अंदर आप वापस इसे एग्रीगेट करिए, तो 80 + 20 क्या है? 100 है। एक बार मान करके चलते हैं 30 है, ठीक है, तो 110 हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके कॉस्ट से ज्यादा हो गया। जब आपके कॉस्ट से ज्यादा हो गया, ये जो 10 है ना, ये 10 56(2)(12) के अंदर मिस्टर ए के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ईयर 4 में टैक्स हो जाएगा। क्या लॉजिक है बताता हूं। ईयर 5 को एक बार पहले वापस देख लेते हैं। अब ईयर 5 में क्या एक्यूमुलेट कर दीजिए, तो 110 + 50 क्या हो गया 160, माइनस 100 करिए और माइनस करिए प्रीवियस ईयर में आपने कितना इस क्लॉज में मिस्टर ए के हाथ में टैक्स कराया था। मतलब अब क्या हो गया 160 - 110 यानी कि 50। ये भी वापस ईयर 5 के अंदर 56(2)(12) के अंदर IFOS के अंदर टैक्स होगा। सर इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है। देखो इसका लॉजिक क्या है ना, डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंटल इनकम जो मिस्टर ए के हाथ में जैसे टैक्स होना था वैसे तो हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने एक चीज देखा था कि ट्रस्ट क्या करती है, रीपेमेंट ऑफ डेट करती है। क्या करती है? रीपेमेंट ऑफ डेट करती है। अब बिकॉज ये डेट का जो रिपेमेंट हो रहा है ये ट्रस्ट के लेवल पर तो ऑब्वियस सा बात है टैक्स होता नहीं है, एंड बिकॉज ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं था जो कि इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल करे, तो क्या होता था कि ये वाला जो था डबल नॉन टैक्सेशन हो जाता था। उसी को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, डुअल नॉन टैक्सेशन नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू रिपेमेंट ऑफ डेट। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि आप निकालो A - B - C। A क्या हो गया? A हो गया इसका टोटल का सम आपका, ठीक है। B हो गया आपका कि जितना आपका कॉस्ट लगा हुआ था वो, और C हो गया आपका कि आपने प्रीवियस किसी सालों के अंदर क्या 56(2)(12) के अंदर कोई टैक्स पे किया है। जो नेट बचेगा, अगर वो नेट नेगेटिव है, जैसे इस केस के अंदर आप देखोगे तो आ रहा था आपका कितना -65,
नेट नेगेटिव है तो 0 मान लिया जाएगा। इस साल कितना आ रहा है -20 तो 0 मान लिया जाएगा। जिस साल पॉजिटिव आएगा उस साल टैक्स हो जाएगा 56 to 12 के अंदर IFOS में। फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रस्ट हमने खत्म कर दिया है। अब आ जाते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड के लॉजिक में क्या डिफरेंस है? बिजनेस ट्रस्ट होती है रीट या इनविट। इन्वेस्टमेंट फंड क्या होती है ना, मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टमेंट फंड ना गवर्नमेंट ने 3 टाइप के बता के रखे हैं, कैटेगरी 1 AIF, कैटेगरी 2 AIF, कैटेगरी 3 AIF। देखो समझो, 1 मिनट में अगर मैं क्विकली कॉन्सेप्ट समझाऊं ना, जो बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, HNIs, UHNIs, इन लोगों को क्या रहता है, इन लोगों को रूटीन स्टॉक मार्केट या ये फिक्स्ड इनकम या ये म्यूचुअल फंड्स, इनसे ना बहुत कम रिटर्न्स आती है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेज फंड्स में, वेंचर कैपिटल फंड्स के अंदर, स्टार्टअप्स वगैरह में पैसे लगाते हैं जहां पर रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल होते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि पैसा ही पैसे को बनाता है। तो जब आपके पास एक बार पैसे आ जाते हैं ना, आप उसे मल्टीप्लाई कर पाते हो। वो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये रहता है। ठीक है, इसके अंदर कैटेगरी 1 AIFs क्या होते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, SMEs में इन्वेस्ट करते हैं, उस टाइप के वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली गवर्नमेंट के लिए डिजायरेबल है। ठीक है, कैटेगरी 2 वाले क्या करते हैं, कैटेगरी 2 वाले जो है ना, ये डेट फंड्स एंड रियल एस्टेट में डालते हैं। और कैटेगरी 3 वाले जो होते हैं ना, ये सबसे पसंदीदा होते हैं HNIs के, बिकॉज ये ना बहुत हाई लेवरेज यूज करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं और बहुत हाई रिटर्न्स कमा करके देते हैं। अभी हमारे डिस्कशन पर्पस के लिए इस चीज को प्लीज माइंड में रखिएगा, हम सिर्फ कैटेगरी 1 AIF और कैटेगरी 2 AIF की बात कर रहे हैं। तो सर कैटेगरी 3 AIF कहाँ डील होता है? ये आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के अंदर स्पेसिफाइड फंड बोल के कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं कवर करूंगा। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ समझ के चलना है कैटेगरी 1 AIF, कैटेगरी 2 AIF के लिए क्या टैक्सेशन है। बेसिकली होता क्या है, देखो होता क्या है ना, कुछ एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाई जाती है। ठीक है, लोगों से फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट इन्वेस्टर्स से, जो जैसा कि मैंने बोला HNIs है, इंस्टीट्यूशंस है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। ये जो फंड्स है ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लासेस में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। जो फंड्स है वो अपना फंड मैनेजमेंट फीस कुछ काट लेते हैं, हेज फंड फीस कुछ काट लेते हैं और बाद बाकी इनकम ऊपर दे देते हैं। अगेन इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर भी आप ये समझो एक पास थ्रू स्टेटस है जैसा बिजनेस ट्रस्ट में था, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। उन्हीं डिफरेंसेस के ऊपर अब हम बात करेंगे। देखो भाई, इन्वेस्टमेंट फंड जो है ना, PGBP का इनकम, सिर्फ और सिर्फ समझिए PGBP का जो इनकम है ना, ये देखिए, ये है अपने इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये है अपना इन्वेस्टमेंट फंड और ये है जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां से यहां जो PGBP का इनकम आया वो फंड के लेवल पर ही टैक्स होगा, वो पास थ्रू नहीं होगा। लेकिन ऑल अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम PGBP इनकम, अदर देन PGBP, वो यहां से ऊपर पास थ्रू हो जाएगा। मतलब क्या, PGBP इनकम जो है वो फंड के लेवल पर टैक्सेबल है, यूनिट होल्डर के लेवल पर एग्जेम्प्ट है। अगेन जैसा बिजनेस ट्रस्ट में था, यहां टैक्सेबल होगा तो यहां एग्जेम्प्ट होगा, यहां एग्जेम्प्ट होगा तो यहां टैक्सेबल होगा। नॉन PGBP इनकम सब का सब फंड के लेवल पर एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर के लेवल पर टैक्सेबल है। एक पॉइंट को प्लीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए भी रेलिवेंट है, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए भी रेलिवेंट है और आगे जो हम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट करेंगे उसके लिए भी रेलिवेंट है, कि जो भी इनकम ये इधर से इधर देते हैं ना और ये आगे ऊपर पकड़ाते हैं, तो यहां पर जो है नेचर एंड प्रोपोर्शन विल बी सेम जो यहां पर था, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल भी देकर के समझाया था कि अगर फंड के लेवल पर इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टर के हाथ में भी उसको इंटरेस्ट ही माना जाएगा। फंड के लेवल पर अगर वो डिविडेंड इनकम है, इन्वेस्टर के हाथ में भी वो डिविडेंड इनकम ही माना जाएगा। फंड के लेवल पर अगर वो कैपिटल गेन्स है, इन्वेस्टर के हाथ में भी उसे कैपिटल गेन्स ही माना जाएगा। फंड ने अगर टोटल 100 रुपए कमाए हैं तो बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर यहां पर एक डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आ जाता है? बिजनेस ट्रस्ट के केस में इन्वेस्टर्स को या यूनिट होल्डर्स को उतना ही इनकम टैक्सेबल माना जाता है जितना उनको बिजनेस ट्रस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब बिजनेस ट्रस्ट चाहे तो 100 रुपए कमाए हुए सिर्फ 50 डिस्ट्रीब्यूट करे, इन्वेस्टमेंट फंड के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि ये वाले पॉइंट को मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है कि हाँ, एक मिनट जस्ट, यस, डीम्ड क्रेडिट,
कि जो भी इनकम अक्रू या अराइज करती है इन्वेस्टमेंट फंड को ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, अगर उसका कोई पार्ट इन्वेस्टर को नहीं भी पे किया गया या नहीं भी क्रेडिट किया गया, तो भी मान लिया जाएगा कि वो यूनिट होल्डर के अकाउंट में डीम्ड क्रेडिट हो गया है ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच सच पर्सन वुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू रिसीव द इनकम। और सिर्फ यही नहीं, अब क्या है, मानिए ईयर 1 के अंदर मैंने फंड ने 100 कमाए लेकिन सिर्फ 80 दिए थे, तो भी ईयर एंड पर मान लिया जाएगा कि 100 ही उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो अब ईयर 2 के अंदर अगर वो पहले साल के 100 में से 80 जो 20 बचा है इसे डिस्ट्रीब्यूट करे, तो क्या हम वापस टैक्स करेंगे? नहीं, ऑब्वियस सा बात है, नहीं करेंगे। तो हम क्या है कि जहां पर इनकम को अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर एक यूनिट होल्डर के इनकम का हिस्सा मान लिया गया एक साल के अंदर, तो अगले साल में उसे वापस इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पेमेंट होता है, बिकॉज अक्रूवल के हिसाब से हमने पहले ही ले लिया था। बिजनेस ट्रस्ट के लिए जैसा था वैसा ही यहाँ पर भी है कि इसे भी मैंडेटरली अपना रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल करना ही है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट फंड के केस के अंदर पीजीबीपी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर ही टैक्स होती है, यूनिट होल्डर्स के लेवल पर नहीं होती है। पीजीबीपी छोड़ के बाकी सारे इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर एग्जेम्प्ट होते हैं, यूनिट होल्डर के लेवल पर टैक्स हो जाते हैं। आपका एक नेचुरल क्वेश्चन ये आएगा कि सर लॉस का क्या होगा? बिजनेस ट्रस्ट के केस के अंदर जो लॉस रहती है वो बिजनेस ट्रस्ट ही उसे सेट ऑफ करता है, उसे आगे चल के यूज करता है। इन्वेस्टमेंट फंड के केस के अंदर ऐसा नहीं है। देखो, इन्वेस्टमेंट फंड के केस के अंदर क्या है ना, एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मानिए ईयर 1 है, ठीक है। इस साल पीजीबीपी की इसकी इनकम थी मानिए 50 रुपीज, इसकी कैपिटल गेन्स के अंदर लॉस थी मानिए -20, ठीक है। अब क्या होगा, देखो कैपिटल गेन्स का लॉस जो है वो पीजीबीपी से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो इस साल क्या होगा, पीजीबीपी का इनकम क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड के ही लेवल पर टैक्स होगा, और ये जो कैपिटल गेन्स है ना, ये यूनिट होल्डर्स को कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा। अगर सिचुएशन चेंज कर देते हैं, मानिए पीजीबीपी के अंदर आपके 20 की लॉस थी और कैपिटल गेन्स के अंदर प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है 50 का, तो आपको क्या लगता है पीजीबीपी का लॉस क्या फंड को कैरी करने मिलेगा और कैपिटल गेन्स का यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। यहीं पर कैच है। कैच क्या बोलता है? कैच ये बोलता है कि बिफोर यूनिट होल्डर के लेवल पर क्या टैक्स होगा नहीं होगा, वो करने के पहले एक बार शांति दिमाग से आप फंड के ही लेवल पर सेट ऑफ जो भी हो सकता है, करंट ईयर लॉस का इंट्रा हेड सेट ऑफ, इंटर हेड सेट ऑफ, वो सब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, आप पीजीबीपी का लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, तो आपका नेट के अंदर 30 का कैपिटल गेन्स बचा है। ये जो नेट 30 है ना, ये आप यूनिट होल्डर्स के लेवल पर टैक्स करो। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि लॉस देखते के संग संग ऐसा मत करिएगा कि पीजीबीपी का लॉस है तो फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा, नॉन पीजीबीपी का लॉस है तो वो इन्वेस्टर्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पहले हमें देखना है कि क्या इंटरनली हम कर सकते हैं। इंटरनली करने के बाद अगर नेट के अंदर मानिए नेट में इंटरनली करने के बावजूद भी आपके पास 20 का पीजीबीपी लॉस रह जाता, जिसे आप कोई कारण से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, तो हाँ, तब आप सही हो कि तब फंड ही उसे कैरी फॉरवर्ड करेगा। और अगर कोई अदर लॉस रह जाता है नॉन पीजीबीपी वाला, तो उसे क्या है, यूनिट होल्डर्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है लाइफ इतनी सिंपल है? नहीं, इतनी सिंपल नहीं है। ये जो है ना, यूनिट होल्डर्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहां पर एक नियम है। क्या नियम है? यूनिट होल्डर उसे तब कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब यूनिट होल्डर ने कम से कम 12 महीने के लिए वो वाले यूनिट को होल्ड किया था। अगर कोई यूनिट होल्डर ऐसा है जिसने लेस देन 12 मंथ्स के लिए किसी यूनिट को होल्ड किया है, चलिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मानिए टोटल लॉस जो है नॉन पीजीबीपी वो है 10 रुपीज का, और यहां पर है 5 यूनिट होल्डर्स, ठीक है, जिसमें से 4 ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 12 मंथ्स होल्ड किया है, एक ऐसा है जिसने लेस देन 12 मंथ्स होल्ड किया है। तो ये जो 10 का लॉस है ना, ये इसको 8 मिलेगा और इसे 2 मिलेगा, लेकिन सिर्फ ये जो 8 है ना, ये 4 जन इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। ये जो लॉस है ये लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि ये किसी के काम का नहीं है, ना यूनिट होल्डर के काम का है और ना फंड के काम का है। ये बर्बाद हो गया ये वाला लॉस। तो मैंने क्या बोला, पीजीबीपी लॉस है, पहले लॉस देखते के संग संग दौड़ना नहीं है, पहले इंटर हेड सेट ऑफ करना है। उसके बाद अगर नेट में पीजीबीपी का लॉस है, फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा।
अदर देन पीजीबीपी का लॉस है, चेक करिए जो यूनिट होल्डर्स है उनके हाथ में क्या यूनिट्स लेस देन 12 मंथ्स के लिए थे, तो उतना लॉस जो है उस यूनिट होल्डर्स को जो पर्टेन करता है वो आपका वेस्ट हो गया, कोई यूज नहीं कर पाएगा। बाद बाकी लॉस यूनिट होल्डर्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने इनकम के अंदर, अपने पर्सनल फाइल के अंदर उसको सेट ऑफ कर पाएंगे वो। यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को ये समझते हैं। अप टिल 31 मार्च 2019 ना ऐसा होता था कि चाहे लॉस पीजीबीपी का हो चाहे पीजीबीपी का नहीं हो, वो इन्वेस्टमेंट फंड ही कैरी फॉरवर्ड करता था, ठीक है। ये वाला लॉ जो चेंज हुआ वो 1419 से हुआ। तो अब आप लॉजिकली सोचो, गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन निकाल दिया कि भाई एज ऑन 31 मार्च 19 नॉन पीजीबीपी लॉस जो है, मतलब अदर देन पीजीबीपी का जो भी लॉस है, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड यूनिट होल्डर्स को ही वो मिलेगा, तो उस दिन तक जितना भी एक्यूमुलेटेड था ना एट फंड लेवल, किस दिन तक 31 मार्च 19 तक नॉन पीजीबीपी का लॉस, बोला गया कि एज ऑन 31 मार्च 19 जो लोगों के पास यूनिट्स है वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन कब तक, सिर्फ रिमेनिंग पीरियड तक। रिमेनिंग पीरियड मतलब क्या, जिस भी साल वो लॉसेस फर्स्ट अकर हुए थे उस साल से जितने साल तक मिलने चाहिए थे सिर्फ उतने साल तक ही मिलेंगे। मतलब क्या, आपका फ्रेश काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा, यहां से आप फ्रेश काउंटिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हो, आपको बस रिमेनिंग पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। देखिए ऑल्दो ये वाला प्रोविजन थोड़ा पुराना हो गया तो इसके चांसेस कम है, मगर स्टिल इस चीज को आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा, ठीक है। जैसा हमने बिजनेस ट्रस्ट में पढ़ा था वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाना है। क्या लगाना है कि अगर बिजनेस ट्रस्ट ने कोई ऐसा इनकम यूनिट होल्डर को दिया जो उसके लेवल पर टैक्सेबल है तो टीडीएस कटता है, तो यहाँ पर भी 194 एलबीबी में ही टीडीएस कटेगा। नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है तो रेट इन फोर्स पर कटेगा, रेसिडेंट है तो 10% पर। तो आपको याद होगा बिजनेस ट्रस्ट के केस में भी रेसिडेंट को हमेशा 10% था, तो यहाँ पर भी घबराना नहीं है, यहाँ पर भी 10% ही है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने सेकंड को भी खत्म कर दिया, विच इज इन्वेस्टमेंट फंड। आप एक बार इसे जस्ट गो थ्रू कर लेंगे। हाँ, एक कॉन्सेप्ट मेरा रह गया, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट फंड क्या हो सकती है। इन्वेस्टमेंट फंड या तो कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, या फिर और कुछ हो सकती है, एओपी बीओआई। अगर कंपनी फर्म है तो जो भी उसको रेट एप्लीकेबल होता है 25% या 30%, उस पर इन्वेस्टमेंट फंड पीजीबीपी का इनकम के ऊपर टैक्स देगी, बिकॉज अदर देन पीजीबीपी तो इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर ही टैक्स नहीं होता है। और जो बाद बाकी है उसके ऊपर अगर कोई एओपी बीओआई की तरह इन्वेस्टमेंट फंड है तो उसे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स पे करना रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट और सबसे सिंपल पर इन तीनों में, तो इसलिए मैंने ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में स्टार्ट किया था। बिजनेस ट्रस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इन्वेस्टमेंट फंड उससे थोड़ा कम होता है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बिलीव में बहुत सिंपल होता है। सर सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है, क्विकली बताओ तो देखो, मानो एचएसबीसी बैंक है, ठीक है। एचएसबीसी बैंक ने मिस्टर ए को लोन दिया 100 करोड़ का, ठीक है। इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट आएंगे, मानो 8% पर इंटरेस्ट आ रहे हैं हर साल, ठीक है। एचएसबीसी बैंक के लिए लोन क्या है, एचएसबीसी बैंक के लिए ये वाला लोन है एक एसेट, ठीक है। अब क्या है, मानिए एचएसबीसी बैंक को एक और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है 10% पर इस लोन को दे देने की, 100 करोड़ रुपया, कोई और भी लेंडर खड़ा है मिस्टर बी। अब एचएसबीसी बैंक सोचती है मैं कैसे, मेरे तो 100 करोड़ रुपए मिस्टर ए के पास है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट काम आ जाती है, ठीक है। ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या बोलती है, ये बोलती है इस असेट को मैं परचेस कर लेता हूँ, इस लोन को, मानो ये 105 करोड़ पर इसे परचेस कर लेता है। एचएसबीसी के लिए, बैंक के लिए क्या फायदा है, उसे पैसे मिल गए जिससे वो आगे पास ऑन कर देगा। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को क्या फायदा है कि 108 करोड़ का असेट, अगर मान के चलते हैं ये सिर्फ 1 साल के लोन था, सिंपल पकड़ने के लिए, उसे आज 105 में मिल गया, तो इट्स अ विन विन फॉर टू। एचएसबीसी बैंक को आज पैसे मिल गए, इसके लिए 3 करोड़ की कमाई हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, मिस्टर ए अपना इंटरेस्ट पेमेंट इन्हें देगा और ये इस इंटरेस्ट पेमेंट को पास थ्रू कर देंगे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को। तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट तो देखिए सिक्योरिटाइजेशन का यही है, ठीक है। इट्स लाइक अ पूलिंग व्हीकल, जहां पर बैंक से एनबीएफसी अपने लोन रिसीवेबल्स को ट्रांसफर कर देते हैं और बदले में पास थ्रू सर्टिफिकेट्स इशू कर देते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ट्रस्ट जो है इट ओनली एक्ट्स एज अ कॉन्डुइट बिटवीन अंडरलाइंग एसेट्स एंड इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए एक चीज याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर हमने क्या पढ़ा था, पीजीबीपी इनकम तो जो है वो इन्वेस्टमेंट फंड को ही टैक्स देनी पड़ती है, अदर देन पीजीबीपी पास थ्रू होता है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर सारे के सारे इनकम ट्रस्ट लेवल पर एग्जेम्प्ट है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। मतलब क्या, लॉजिक भी लगाओ ना, ट्रस्ट का काम तो सिर्फ और सिर्फ पास थ्रू करते रहना है, जो लोन्स के ऊपर जो भी कमाई होगी उसे कमाओ और ऊपर इन्वेस्टर्स को दे दो।
इसका तो और कोई रोल ही नहीं है। तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को जो यहाँ से पैसे आए पूरे के पूरे यहाँ पर एग्जेम्प्ट है, जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं उनके ऊपर पूरे के पूरे टैक्सेबल है। ठीक है, ये हो गई अपनी फर्स्ट बात कि ट्रस्ट के लेवल पर पूरा का पूरा इनकम एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर के लेवल पर इनकम टैक्सेबल है, एज इफ इन्वेस्टर ने ही डायरेक्टली इन्वेस्ट किया था। जो हम हर जगह बोलते आ रहे हैं वो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि जो भी ट्रस्ट से ऊपर इनकम जाएगी उसका सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन ही माना जाएगा। इंटरेस्ट इनकम है ट्रस्ट लेवल पर तो वहां पर भी इंटरेस्ट इनकम ही रहेगा। डीम्ड क्रेडिट जो हमने इन्वेस्टमेंट फंड के लिए पढ़ा था कि याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रस्ट के पास ये पावर है कि वो जितनी मर्जी चाहे उतने को ही डिस्ट्रीब्यूट करे, बाद बाकी को नहीं भी करे। इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चाहे नहीं करते हैं, मान लिया जाएगा, डीम्ड मान लिया जाएगा कि लास्ट डे पर जो है उन्होंने अपने यूनिट होल्डर के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, ऑब्वियसली जो मैंने पहले भी बताया था कि डबल टैक्सेशन नहीं कर सकते, तो जब एक्चुअल ईयर के अंदर पेमेंट होगा उस साल आपको वापस टैक्स मत करिएगा, बिकॉज ईयर ऑफ अक्रूवल के अंदर ही हमने उसको टैक्स कर दिया था। अगेन टीडीएस यहां पर भी आएगा 194 एलबीसी के अंदर, लेकिन यहां पर एक वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है समझिएगा। बोलता है कि टीडीएस जो है रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के केस के अंदर 25% पर है, जो अभी तक हम देख रहे थे पहले किस पे था, 10% पर था। नॉन रेसिडेंट्स फॉरेन कंपनीज के ऊपर रेट इन फोर्स पर है, और अगर रेसिडेंट कंपनी है, फर्म है, एओपी है तो 30% पर है। मैंने क्या बोला, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 25% पर है, कंपनी फर्म एओपी है तो 30% पर है, और फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट है तो रेट इन फोर्स पर है। ठीक है, ये कुछ कुछ स्मॉल पॉइंट्स है टीडीएस के, जस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट अप्लाइज टू ऑल है। अप्लाइज टू ऑल है मतलब क्या, ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए भी है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए भी है, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए भी है। हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि सेम इनकम सेम प्रोपोर्शन, ये वाला जो बात हम बोलते हैं सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर ये जो मेरा इन्वेस्टर है इसके नीचे इन्वेस्टमेंट फंड है मानो, और इसके नीचे है हमारा जो भी एसपीवी है। ठीक है, इसने इसको पैसे दिए, इसने इसको ऊपर दिया, हमने बोला जो यहाँ पर नेचर आएगा वो यहाँ पर भी जाएगा। द क्वेश्चन इज, इसे पता कैसे चलेगा कि नीचे में नेचर क्या था। तो उसके लिए सरकार ने मैंडेटरी करके रखा है कि आप जो है साल खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 जून को अपने इन्वेस्टर को एक स्टेटमेंट इशू करोगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, जिसमें आप बताओगे कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका क्या ब्रेकअप है, आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसका, और वही स्टेटमेंट आपको पीसीआईटी सीआईटी को भी देना है 30 नवंबर तक में। क्या इन्वेस्टर को पहले देना है 30 जून तक में, पीसीआईटी सीआईटी को 30 नवंबर तक में देना है। सिर्फ पीसीआईटी सीआईटी के अंदर एक एक्सेप्शन है, 15 जून इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। अगेन जो कॉमन सेंस बोलता है, बिकॉज सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर सारा का सारा इन्वेस्टर के ही लेवल पर टैक्स है, तो लॉसेस भी कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, इन्वेस्टर ही कैरी फॉरवर्ड करेगा, एंड ना कि ट्रस्ट। तो गाइज इस तरीके से हमने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज किया है। ये 7 पेजेस के अंदर मैंने पूरा समराइज कर दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लीज इसे छोड़ के मत जाना, हार्डली 30-40 मिनट्स का ये वीडियो है, इसे देख लो, ट्रस्ट मी आप 8 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। आई होप आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होगी। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड आई होप आई एम एबल टू एड सम वैल्यू टू योर सीए प्रिपरेशन जर्नी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।